आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक प्रिटी सा साउथ इंडियन गुड भराई लुक। सी हाउ प्रिटी माई ब्राइड इज़ लुकिंग। एंड हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज की मेरी ब्राइड थी अनुश्री, एंड ये बहुत ही स्वीट थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी। मेकअप स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने किया है पहले स्किन को प्रेप। स्किन प्रेप करने के लिए मैंने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है वो था एम्ब्रॉलिस का। एंड आफ्टर अप्लाइंग द मॉइस्चराइज़र, पहले तो मैंने एक थिक लेयर लगाई हुई है मॉइस्चराइज़र की, ताकि हमारा स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए। एंड उसके बाद मैं सीधे जंप करूँगी आई मेकअप पे। आई मेकअप को करने के लिए मैंने यूज़ किया है टू फेस्ड का स्वान शेड आईलिड पे। एंड पूरे आईलिड पे मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। एंड आप देख सकते हो कि मैं ब्रश के ही हेल्प से इसको ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। मैं एक तरफ से लगा रही हूँ और उसी से मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। और बहुत थिक लेयर नहीं लगाना है, एक पतली सी लेयर लगानी है। एंड सेम यही चीज़ मैंने दूसरी आइज़ पे भी किया है, और उसको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अभी देखोगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है एंड बोरिंग भी हो जाता। सो दैट्स वाई मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि वो जल्दी हो जाए। सेम टेक्निक मैंने दूसरे पे भी यूज़ किया है, लगाती गई हूँ और ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करती गई हूँ। पाउडर सेटिंग करने के बाद मैंने मैकेज़मिया का आई शेडो पैलेट आज यूज़ किया है। एंड जो भी शेड मैंने यूज़ किया है वो शेड मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है। आज की जो मेरी ब्राइड थी ना, इनका फेस बहुत ही बेबी फेस था। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जो बेबी फेस इनका जो है वो थोड़ा भी मैच्योर दिखे। इसलिए मैं थोड़ा सा इनका लुक पिंकिश साइड में रखी हुई। इनकी साड़ी भी पिंक कलर की थी, मैंने थोड़ा सा वैसा ही लुक रखा है। एंड आई मेकअप के लिए मैंने चूज़ किया है एक सॉफ्ट पिंक सा शेड। एंड मैकेज़मिया का जो पिगमेंट है गाइस, जो पे ऑफ है कलर का, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डालना है तो इस पैलेट में बिल्कुल डाल सकते हो। तो मैंने आउटर कॉर्नर से लेके आईलिड तक इस कलर को ब्लेंड किया है। एंड आप टेक्निक देख सकते हो कि ब्रश के हेल्प से मैंने कैसे ब्लेंड किया है, बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है। एंड इसके बाद मैंने दो शेड लिया है, विच इज़ एक थोड़ा सा आपका स्किन बेज कलर में है शेड, एंड वाइट कलर को, दोनों को मिक्स करके मैंने इनर कॉर्नर से लेके सेम मिड आईलिड तक ब्लेंड किया है, ताकि जो हमारा रियल आइज़ का कलर है, जो रियल कलर होता है स्किन का, वैसे में ही आए, कुछ भी एक्स्ट्रा कलर बिल्कुल भी ना शो हो। और उसको मैंने इस पिंक के साथ एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, ताकि बिल्कुल अलग अलग ना दिखे, बिल्कुल मर्ज्ड दिखे सारे कलर्स एक में। आज का मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे था कि बिना कोई वाइब्रेंट कलर, बिना कोई एक्स्ट्रा कलर पॉपअप किए मैं इनकी आइज़ को एक एलिगेंट सा लुक दूँ। मैंने एक शैम्पेन गोल्ड कलर का शिमर पिगमेंट मैकेज़मिया के पैलेट से ही यूज़ किया है। एंड उसको पूरे आईलिड पे स्प्रेड कर लिया है। एंड ट्रस्ट में गाइस, इनका जो लाइट रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है। डे लुक में भी बहुत अच्छा जाता है, नाइट लुक में भी बहुत अच्छा जाता है। अच्छे से इसको फिंगर टिप के हेल्प से ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया है ब्राउन कलर, थोड़ा डार्क ब्राउन में शेड मैंने पिक किया था, जिसको मैंने आउटर कॉर्नर से लेके आईलिड मिड तक मैंने इसको अच्छे से आईलाइनर वाले प्लेस पे स्मच किया है। आप कह सकते हो कि लाइनर की जगह मैंने शैडो के हेल्प से ही लाइनर ड्रॉ किया है, एंड उसको अच्छे से स्मच कर दिया है। एंड आफ्टर स्मजिंग इट, मैंने इसी की हेल्प से, मतलब इसी को गाइडलाइन लेते हुए मैंने इससे ही एक विंग ड्रॉ की है। आपके आउटर कॉर्नर की तरफ एक अच्छा सा विंग ड्रॉ किया है दोनों ही आइज़ में, ताकि आइज़ इनकी थोड़ी लंबी दिखें और इलोंगेटेड दिखें, क्योंकि इनकी आइज़ पहले तो हुडेड थी ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा बड़ी आइज़ नहीं थी। तो एक तो डे लुक का मेकअप था। अगर आप ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके क्लाइंट की आंखें छोटी हैं या फिर हुडेड हैं, तो अगर आप ज़रा सा शेडो के हेल्प से विंग क्रिएट करते हो तो वो आपकी आइज़ को इलोंगेटेड दिखाएगा। एंड वही चीज़ अगर आप लाइनर, डार्क लाइनर से करते हो, तो वो आपकी आंखों को और दबा हुआ दिखा सकता है। तो आपको सिर्फ एक शेडो क्रिएट करना है कि हमारी आंखें वहाँ तक हैं, इसीलिए मैं शेडो की हेल्प से विंग क्रिएट की हूँ, ना कि लाइनर के हेल्प से। अगर आप ये चीज़ ध्यान रख के अपना मेकअप करोगे तो आपके मेकअप में देखो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और बहुत चीज़ें बदल देती हैं। फिर मैंने लाइट मीडियम लैशेज़ यूज़ किए हैं मिंक के। एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था हमारे अंडर आइज़ पे, उसको मैंने रिमूव किया है। एंड देन फिर से मैंने एक पतला सा लेयर, एकदम थिन लेयर लगाया था मॉइस्चराइज़र का, ठीक है। एंड बीच बीच में अपने क्लाइंट से बात करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन ज़रूरी है, वरना क्लाइंट भी बोर हो जाएगा और हम भी बोर हो जाएंगे मेकअप करने में। तो क्लाइंट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं पूछ के मेकअप करती हूँ कि हाँ मैम, आपको कैसा चाहिए, फाउंडेशन ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए, ब्लश ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए। आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर रखना है अपने क्लाइंट से, ये बात याद रखना। देन इनकी अंडर आइज़ थोड़ी पिगमेंटेड हैं, आप देख सकते हो, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर का कलर करेक्टर ऑरेंज शेड में।
एंड जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन ज़्यादा लगेगा ना, डिस्कलरेशन लगेगी फेस पे, वहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया। इनके फेस पे कई पॉइंट पे डिस्कलरेशन था, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी फेयर थी, एक्सट्रीम फेयर थी। एंड फेस पे थोड़ा हो जाता है जब अगर हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो डिस्कलरेशन इज़ ऑब्वियस थिंग इन टुडेज़ जनरेशन। तो मैंने ऑरेंज शेड से जहाँ जहाँ डिस्कलरेशन मुझे दिख रहा था, वहाँ डिस्कलरेशन को मैंने कलर करेक्ट किया है। एंड उसके बाद इनके रियल स्किन टोन से मैंने एक शेड डार्कर कंसीलर लिया है और न्यूट्रलाइज़ किया है अपने कलर करेक्टर को। कभी भी आप सब ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर आपने डार्क शेड का करेक्टर लगाया लाइक ऑरेंज या फिर रेड, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इन द केस अगर आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होता है, तो सबसे पहले आपका मेकअप ऑरेंजिश दिखना शुरू होगा। या फिर आपका फाउंडेशन अगर ऑक्सीडाइज होता है, तो वो ग्रे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको न्यूट्रलाइज़ बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपका जो ऑरेंजिश है आपके करेक्टर में, वो उभर के ना दिखे। अगर वो फाइन लाइंस में सेटल भी होता है, तो भी ऑरेंज फाइन लाइन में सेटल बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए हमेशा डार्क शेड अपने स्किन टोन से एक टोन डार्कर शेड से आपको न्यूट्रलाइज़ करना है, देन आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड होना है। हाँ, कई जगह मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दे रही हूँ, तो वो इसलिए ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो या आप बोर ना हो। ठीक है, आई होप कि आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे। एंड मैंने ब्रश की ही हेल्प से न्यूट्रलाइज़ किया है और उसको ब्लेंड भी करते गई हूँ। आप देखोगे कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद ना पूरा फेस आपको फ्लॉलेस दिखना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि किसी भी एरिया में डिस्कलरेशन है। एक बार अगर आपका फेस न्यूट्रलाइज अच्छे से हो जाता है, तो ट्रस्ट मी, आपका फाउंडेशन कभी ग्रे नहीं पड़ेगा, आपका फाउंडेशन डल नहीं होगा। हाँ, फाउंडेशन कोई भी हो, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज सारे फाउंडेशंस होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अपना कलर नहीं बदलेगा। इसीलिए कलर करेक्ट करना और न्यूट्रलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेकअप में। अगर आप मेरे से पूछोगे कि न्यूट्रलाइज़र मेरा कौन सा सबसे फेवरेट है, तो सबसे कम ब्रांड अगर कम से शुरू करूँ, तो स्विस ब्यूटी का वार्म सैंड शेड। ओ माय गॉड, बहुत 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 प्यारा कंसिस्टेंसी है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। हाई एंड में अगर आप मीडियम रेंज में बात करोगे, तो कैरेक्टर कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा है। और अगर आप हाई एंड में बात करोगे, तो टू फेस्ड का मुझे लग रहा है वार्म सैंड ही शेड है, या फिर सैंड शेड है समथिंग, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मैंने 3 आपको बता दिया, नॉर्मल, मीडियम एंड हाई रेंज का। तो आप अगर तीनों में से, आपको बस टेक्निक आना चाहिए। अगर आपको टेक्निक आता है ना, तो आप किसी प्रोडक्ट से बढ़िया काम कर सकते हो। बस हाई एंड प्रोडक्ट में ये खासियत होती है कि उसका स्टे पावर ज़्यादा होता है, उसकी फिनिश और ज़्यादा अच्छी होती है। तो सारा न्यूट्रलाइज़र ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैंने पूरे फेस को एक बार अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से सिर्फ टैप मोशन में ब्लेंड कर लिया है। मेरा हाथ तेज़ चल रहा है, क्योंकि मेरे उस दिन 2 से 3 मेकअप थे एंगेजमेंट के। बट ये आप बिल्कुल मत समझना कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फेस पे ऐसे ब्लेंडर को पटक रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ तेज़ चल रहा है, लेकिन हाँ, जो मेरा ब्लेंडर है वो बहुत सॉफ्टली फेस पे ब्लेंड कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा हाथ हार्श चल रहा है, मेरा हैंड हार्श चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है। अभी आप देखो कितना फ्लॉलेस हमारा बैलेंस फेस लग रहा है, कहीं भी डिस्कलरेशन नहीं लग रहा है। एंड देन अब जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन प्लेस करेंगे ना, तो हमारा फाउंडेशन बहुत सही निकल के आएगा, बहुत फ्लॉलेस जाएगा। कभी भी फाउंडेशन लगाने से पहले आप एक बार पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, कि कहीं भी आपका पैच ना रह जाए या कहीं भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना रह जाए। इसके बाद मैंने फाउंडेशन में यूज़ किया है बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन। ये बहुत हाई कवरेज नहीं देता है, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, बट बहुत अच्छा फिनिश है, बिल्कुल भी पैच क्रिएट नहीं करता है, और बहुत ही स्किन लाइक फिनिश प्रोडक्ट है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको लाइक ऐसा नहीं चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन दिखे हमारे फेस पे, तो आप प्लीज़ बॉबी ब्राउन पे जाओ। आपको सेलिब्रिटी लाइक फिनिश चाहिए, तो आप बॉबी ब्राउन पे जाओ। आपको शेयर टू मीडियम कवरेज चाहिए, आप बॉबी ब्राउन पे जाओ। लेकिन आप इसको अगर 1 से 2 लेयरिंग बढ़ाते भी हो ना, तो भी ये पैच क्रिएट नहीं करेगा, ना ही या बहुत हैवी फील करेगा। आप अपने फेस पे जब इसको लगाओगे ना, मैंने मेरे जितने भी क्लाइंट को लगाया, मैंने पर्सनली पूछा है कि आपको हैवी फील तो नहीं हो रहा है ना, एंड दे वर लाइक कि नो मैम, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है, एंड हमें लग रहा है कि हमने कुछ नहीं लगाया है। एंड मतलब बहुत अच्छा ग्लो भी देता है ये फाउंडेशन, पैच भी क्रिएट नहीं करता है। आप इसको लेयरिंग करके कवरेज इसकी बढ़ा भी सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि आपको खुद बहुत लग्जरी फील होगा इसको लगाने के बाद। मेरे फेवरेट लिस्ट में भी है ये फाउंडेशन। ये हो गया, अरमानी एक्सचेंज हो गया। और हाँ, अगर आपको ना बेस्ट फाउंडेशन का भी चाहिए होगा लग्जरी में, या फिर मीडियम रेंजेस में,
बजट फ्रेंडली भी चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं अलग अलग वीडियो बना दूँगी कि बजट फ्रेंडली टू हाई एंड फाउंडेशन कौन कौन से बेस्ट होते हैं किस स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैंने इनको लेयरिंग बिल्कुल नहीं दी है, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन लगाया है, सिर्फ इनके फेस का रियल टोन वापस लाने के लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। और आप देखोगे कि मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ लेकिन कितना प्यारा कवरेज दे रहा है। क्यों? उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो मैंने कलर करेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन किया है उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं डाला है। एंड जब मैं फाउंडेशन डाल रही हूँ इसके ऊपर तो जो हमारा नीचे का बेस है, हाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी इतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को ड्रैग ना करें कि हमारे नीचे की लेयर हटने लगे, क्योंकि अभी हमने उस लेयर को सेट नहीं किया है। तो हमें बहुत हल्के हाथ से, जो मैं ब्रश चला भी रही हूँ ना, आपको तेज़ दिख रहा होगा बट मैं बहुत हल्के हाथ से चला रही हूँ कि जो मेरे नीचे की लेयर है वो हटे बिल्कुल भी ना। तो मैंने फुल फेस पे फाउंडेशन लगा लिया है, और मैंने मतलब 1 से 2 पंप फाउंडेशन लिया होगा और उतने में ही पूरा फेस मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट पे 1 से 2 पंप ही लगे। अगर क्लाइंट का फेस बड़ा है तो उसके पे ज़ाहिर सी बात है कि पंप फाउंडेशन का ज़्यादा लगेगा, बट आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम फाउंडेशन में अच्छी फिनिश और अच्छा कवरेज निकाल पाओ। ठीक है, और एक बात याद रखना, जितनी ज़्यादा लेयरिंग करोगे उतना ज़्यादा समर्स में मेकअप ख़राब होने का चांसेस होगा, उतना जल्दी मेकअप निकलने का चांसेस होगा। तो कम क्वांटिटी कम लेयरिंग में अच्छा मेकअप करना सीखो, और ये बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है, या जो भी कहता है वो बहुत बेकार है। बहुत बेकार बात कहता है कि लेयरिंग करने पे ही हमारा मेकअप अच्छा निकल के आ सकता है। कम से कम लेयर, कम से कम प्रोडक्ट में आप बहुत बढ़िया से बढ़िया फिनिश दे सकते हो मेकअप का। एंड अब मैं टू फेस्ड का ही वनीला शेड लेके अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ। इनकी अंडर आइज़ बहुत डार्क थी, इसलिए मैंने इनके स्किन से लाइट शेड चूज़ नहीं किया है। इनके स्किन वाला ही शेड चूज़ किया है, क्योंकि अगर जब हमारा अंडर आइज़ बहुत डार्क होता है तो हम कभी भी लाइट शेड पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारे आँख को ना बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड दिखा सकता है। एंड फिर हमारे ना जो अगर क्लाइंट के आँख में डार्क सर्किल है एंड ज़्यादा इंटेंस डार्क सर्किल है, तो आपकी क्लाइंट की आंखें ना वो दूर से दिखने लगेंगी अगर आप लाइट शेड प्रीफर करोगे तो मैं हमेशा स्किन टोन का ही कंसीलर प्रीफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैलेंस दिखेगा। हमारा आईज़ वाला जो एरिया है या जो भी हमारा इंटेंस पिगमेंटेड या फिर डार्क एरिया है, उस पर हम वही शेड यूज़ करते हैं जो हमारे स्किन टोन का शेड है। लाइटेस्ट शेड यूज़ करोगे तो वो बहुत हाईलाइटेड दूर से ही दिखेगा, या फिर फ्लैश बैक भी दे सकता है कैमरे पे। सो ये कंसीलर लगाने के बाद मैंने अंडर आइज़ का कंसीलर छोड़ के बाकी सारे एरिया का कंसीलर ब्लेंड कर दिया था। उसका रीज़न ये है कि अगर हम अपने कंसीलर को कुछ देर छोड़ने के बाद 2 से 4 मिनट 5 मिनट बाद ब्लेंड करते हैं तो उसकी कवरेज बहुत प्यारी निकल के आती है। तो अगर कोई आपके पास कंसीलर है, लाइक हाइड्रेटिंग कंसीलर है या शेयर कवरेज वाला कंसीलर है, तो आप उसको कुछ देर छोड़ के भी बहुत अच्छा कवरेज उससे निकाल सकते हो। मैं कोई भी कंसीलर को अंडर आइज़ पे 5 से 10 मिनट ब्रेक दे के ही ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि उससे कवरेज बहुत प्यारा आता है और जितना क्रीज लाइन में सेट होना रहता है वो प्रोडक्ट सेट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको हमें ब्लेंड करके रिमूव करने में इजी हो जाता है। बाकी जो भी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था, हमारे चीक बोन्स के पास, हमारे फोरहेड पे, हमारे चिन पे, वहाँ का मैंने ब्लेंड कर दिया है। एंड ब्लेंड करने के बाद जो मेरा ब्लश कॉन्टोरिंग वाला काम है, लिक्विड वाला, वो मैं कर लेती हूँ। हर बार का मेरा यही है कि ब्लश कॉन्टोरिंग वाला काम करके फिर मैं अंडर आइज़ के कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ। यहाँ मैंने फॉरएवर 52 और विंग के ब्लश को मिक्स करके ब्लेंड किया था, क्योंकि मैंने क्लाइंट से पूछा भी था कि क्या आपको ब्लशी लुक चाहिए, तो इनको ब्लशी लुक ही चाहिए था और मुझे भी इनको थोड़ा चाइल्डिश लुक ही देना था, क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी चाइल्डिश था, तो मुझे इनको बिल्कुल भी मैच्योर नहीं दिखाना था, इसलिए मैंने ब्लशी लुक ही दिया है। और मेरी क्लाइंट का भी प्रेफरेंस यही था कि हाँ मैम, मुझे ब्लशी ही चाहिए लुक, मुझे ब्लश थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, तो मैंने ब्लश लगा दिया है। एंड थोड़ा सा मैंने ब्लश नोज़ पे भी दिया है ताकि वो क्यूट सा इफेक्ट आए पूरे मेकअप में, पूरे फेस पे वो क्यूट थोड़ा लुक आए। एंड मैंने ब्लश कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम है ब्लश, तो मैंने विंग कॉस्मेटिक्स का ब्लश लेके फिर से थोड़ा और ब्लश बढ़ा दिया, क्योंकि इसके बाद जब हमारी पाउडर सेटिंग होगी एंड कॉम्पैक्ट वगैरह जाएगा ना, तो ये ब्लश ऑलरेडी कम हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्लश थोड़ा सा बढ़ा दिया। लिक्विड ब्लश अगर आप थोड़ा बढ़ा भी देते हो ना, तो बाद में उसको आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ना पाउडर सेटिंग के बाद वो ब्लश की जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाती है। फिर मैंने शार्लेट टिल्बरी का कॉन्टोर यूज़ किया है, लिक्विड कॉन्टोर। एंड क्योंकि इनको थोड़ा चेज़ल्ड फेस चाहिए था, जो एक्स्ट्रा हमारा
जो चबी एरिया है उसको तो हम पूरे तरीके से कम नहीं कर सकते हैं अगर वो हमारे स्किन से ज़्यादा बाहर है तो, बट हम एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि हमारा फेस चेजल्ड है। तो मैंने अच्छे से कॉन्टोरिंग किया है शार्लेट के लिक्विड कॉन्टोर से। एंड कहीं कहीं मैं थोड़ा फ्रेम कैमरे के आगे आ जा रही हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज़, बट थोड़ा टॉलरेट करना आप लोग भी। एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक चीज़ याद रखना, जिधर से हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं उधर से हम ब्लश को ब्लेंड नहीं करते हैं। और अगर हमने ब्लश जहाँ से ब्लेंड किया हुआ है डायरेक्ट उस पर फाउंडेशन या कंसीलर लगा देंगे तो हमारा फाउंडेशन का कलर या कंसीलर का कलर चेंज हो सकता है। तो इस बात का ध्यान दे के हमेशा ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करना। नोज़ को भी मैंने अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लिया है। एंड कॉन्टोरिंग मेरा जैसे ही ख़त्म होता है अब मैं क्या करूँगी कि मेरा जो अंडर आइज़ वाला एरिया था, अब मैं अंडर आई का कंसीलर जो था जिसको मैंने 5-10 मिनट से ऑलरेडी छोड़ रखा है उसको अब मैं ब्लेंड करूँगी। और मेरी क्रीज लाइन में ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो चुका है, आप इस चीज़ को देख रहे होगे। तो अब इसको ब्लेंड करने पे ना क्या होगा कि हमारे क्रीज लाइन में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो तो अच्छे से रिमूव हो जाएगा, आगे हमारा क्रीज लाइन जल्दी सेटल नहीं होगा, ठीक है। एंड कवरेज भी आप देखो कितनी प्यारी कवरेज आई है। इसके बाद मेरे क्लाइंट ने बाद में बोला भी है कि अरे मेरा डार्क सर्कल तो पूरे तरीके से गायब हो गया। तो यार मेकअप आप छोटी छोटी टेक्निक्स का ध्यान दोगे ना तो आपका मेकअप कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा भी निकल के आएगा। अंडर आइज़ को ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस पे पर मैंने ब्लेंडर चला के अच्छे से सब चीज़ को एक दूसरे में बैलेंसली मर्ज कर दिया। और ब्लेंडर जैसे जैसे आप लेयरिंग बढ़ाते जाओगे ना, आप ब्लेंडर इतने हल्के हाथ से चलाना ताकि आपके उसके नीचे वाली लेयर ख़राब ना हो, क्योंकि वो ख़राब होगा ना तो फिर उसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि मैं अभी बोलते बोलते थक जाऊँगी और आप सुनते सुनते थक जाओगे। सो इसके बाद मैंने यूज़ किया पूरे फेस को सेट करने के लिए लॉरा मर्सियर का पाउडर। एंड ये बहुत ही बेस्ट है, खास करके विंटर सीजन में तो बहुत ही बेस्ट है। बट मेरे क्लाइंट का फेस यहाँ पे ना थोड़ा कहीं कहीं पे ना ड्राई सा हो रहा था, तो मुझे थोड़ा इनको ना हाइड्रेटिंग ही इफेक्ट देना था। इसलिए एक तो पहली बात कि ये मेकअप आज से 1.5-2 महीने पहले का है, ठीक है। तो उस टाइम पीक समर सीज़न था, अभी अगस्त चल रहा है एंड उस टाइम पीक समर सीज़न था। तो एक चीज़ कभी भी ध्यान देना, अगर कोई भी सीज़न चल रहा हो लेकिन हमें अपने पूरे बेस को पाउडर से अच्छे से लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करोगे, वो अगर हमारा बेस कहीं भी गीला रह गया तो वो हाथ लगने पे या फिर स्वेटिंग आने पे तुरंत हटने का चांसेस होगा। थोड़ा भी आप हाथ लगाओगे तो वो ड्रैग हो जाएगा। तो इसलिए हमें पाउडर से अच्छे से लॉक करना है पूरे फेस को, ठीक है। उसके बाद मैं अंडर आइज़ अभी नहीं करूँगी, अंडर आइज़ सबसे लास्ट में हम करेंगे। पहले पूरे फेस को सेट कर लेंगे, देन लास्ट में हम अंडर आइज़ पे जाएंगे पूरे फेस को। और हाँ, मैं सेट करने से पहले ब्लेंड करते हुए चलती हूँ। लाइक आप देख रहे हो मैंने माउथ वाले एरिया को ब्लेंड किया, देन मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। मैं फोरहेड एरिया को मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ, फिर मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे क्या होगा ना कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोडक्ट सेटल भी होगा हमारे फाइन लाइन्स में, उन पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। खास ये काम आपको ज़्यादा तब करना है ना जब हमारे प्रोडक्ट का फाइन लाइन ज़्यादा हो। अभी देखो मैं अंडर आइज सेट करने जा रही हूँ, ठीक है, लॉक करने जा रही हूँ पाउडर से। उससे पहले मैंने पूरे क्रीज़ को अच्छे से ब्लेंड किया है, ठीक है, ताकि अगर आपका क्रीज़ लाइन पे आप पाउडर डायरेक्ट लगा दिए तो फिर वो पैच क्रिएट करेगा, 100% गारंटेड है। तो आपको पहले क्रीज़ लाइन अच्छे से ब्लेंड करना है, देन आपको पाउडर से लॉक करना है। तो अभी मैं क्रीज़ लाइन ब्लेंड कर लूँगी, इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है और थोड़ा फ्रेम को जूम इन भी कर दिया है ताकि आपको क्रीज़ लाइन अच्छे से दिखे और क्रीज़ लाइन ब्लेंड कैसे हो रहा है वो भी अच्छे से दिखे, क्योंकि आपको इसकी टेक्निक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एक बार में चीज़ें सही से नहीं हो पाई तो प्लीज़ इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट मत होना या फिर हार नहीं मानना, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ें नहीं है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है, अपनी ट्रेनिंग रोज़ करना है। अभी मेरी क्लाइंट यही कह रही थी कि मेरे डार्क सर्कल पूरे तरीके से गायब हो गया। तो हमें भी सुन के अच्छा लगता है जब क्लाइंट कॉम्प्लीमेंट करते हैं खुद का ही फेस देख के। अभी मैं लॉक कर रही हूँ पाउडर से, एंड बहुत कम क्वांटिटी में, ये नहीं कि आपको एक ही बार में पाउडर पूरा लेना है और एकदम क्लाइंट के चेहरे पे ऐसे रख देना, नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में हमें लेना है ताकि हमारे फेस पे पैच बिल्कुल भी क्रिएट ना हो, ठीक है। उसको मैंने ब्लेंडर वो उस ब्लेंडर से नहीं बेकिंग किया है जिस ब्लेंडर से मैं फाउंडेशन और ब्लश लगाई हूँ। मैंने ये दूसरा ड्राई ब्लेंडर लिया था, उसकी हेल्प से मैंने पाउडर को लॉक किया है अपने क्लाइंट के स्किन में। या तो आप पिज़्ज़ा पफ भी ले सकते हैं, पाउडर पफ भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं और आप मतलब किससे करना चाहते हैं, किससे कंफर्टेबल हैं, मेन मैटर ये है। देन मैं क्या करूँगी, मैं पूरे फेस पे एक बार जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि छूटा हुआ है या फिर रह गया है वहाँ उस एरिया में मैं अपने पाउडर से फेस के क्लाइंट के फेस को लॉक कर दूँगी। देन कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, मैंने मैक का कॉम्पैक्ट लिया हुआ है
और उससे मैं पूरे फेस को लॉक कर रही हूँ, क्योंकि समर सीज़न है और बेस हटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं डबल लॉकिंग करती हूँ ताकि हमारा बेस जल्दी ना हटे। ठीक है, तो ये मैं कॉम्पैक्ट से पूरे फेस को लॉक कर रही हूँ, अंडर आइज़ को भी अच्छे से लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाइड्रेटिंग लगा रखा है लूज़ पाउडर। तो अगर हम कॉम्पैक्ट उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो ये हमारे फेस को बहुत ड्राई नहीं करेगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं करूँगी पाउडर कॉन्टोरिंग एंड ब्लशिंग। ठीक है, पाउडर ब्लश एंड पाउडर कॉन्टोर। पाउडर कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया रेवोल्यूशन का ब्रॉन्ज़र। कॉन्टोरिंग नहीं किया, एक्चुअली ब्रॉन्जिंग किया है, ताकि फेस को एक शेप मिल जाए, फ्लैट फेस ना लगे, क्योंकि हमने पाउडरिंग की है उसके बाद हमारा फेस फिर से फ्लैट लगने लगता है। तो हम फिर से ब्रॉन्जिंग करेंगे, इस बार कॉन्टोरिंग नहीं, हम ब्रॉन्जिंग करेंगे। और आपको अगर आपको नहीं पता है कि ब्रॉन्ज़र और कॉन्टोर में फ़र्क क्या होता है तो आप मुझसे ज़रूर बताना, मैं उसकी नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो यार कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विद्या पंडित 24 हैंडल है, वी लुक्स बाय विद्या पंडित है, उस पर आप किसी पे भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वीडियो ज़रूर क्रिएट करूँगी। एंड नोज़ कॉन्टोरिंग में मैंने अच्छे से की है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से ही, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बहुत कंफर्टेबली जो लाइन ड्रॉ होती है नोज़ की बहुत कंफर्टेबली हो जाती है और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक चीज़ याद रखना कि नोज़ को ब्रॉन्जिंग करना या पूरे फेस पे जहाँ हमारे एंगल्स हैं वहाँ ब्रॉन्जिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना हमारा फेस पूरा फ्लैट दिखने लगेगा, हमारे पिक्चर्स में हमारे एंगल्स ही नहीं दिखेंगे फेस के, एकदम चबी चबी सा फेस लगने लगेगा। कोई भी ब्राइड है ना, बहुत कम ऐसी ब्राइड होती हैं जिनको अपना फेस चबी चाहिए होता है, सबको चिजल्ड और शार्प फेस फीचर ही चाहिए होता है। तो नोज़ कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी स्किप मत करना, नोज़ कॉन्टोरिंग नोज़ ब्रॉन्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेकअप। एंड इसके बाद मैंने लिया है टू फेस्ड का ब्लश, जो कि मेरा एक्सट्रीम फेवरेट है। अभी तो मैं नोज़ कॉन्टोरिंग ही कर रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करती हूँ नोज़ कॉन्टोर, आप मेरे किसी भी मेकअप में देखोगे तो, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे पिक्चर परफेक्ट फेस अच्छा लगता है ना। तो क्योंकि हमें ये भी तो ध्यान देना है कि हमारी ब्राइड सामने से अच्छी लगे, साथ ही साथ पिक्चर्स में भी अच्छी लगे। इसके बाद मैंने टू फेस्ड का ब्लशर लिया है, जो कि मेरा एक्सट्रीम फेवरेट है। मैं मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, और मैं इसमें भी तारीफ़ ही कर रही हूँ एक्चुअली, ऑन कैमरा भी। जो मेरी पीछे मैं बात कर रही हूँ कि मेरा फेवरेट है, एंड इसकी स्मेल मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। जिसने भी टू फेस्ड यूज़ किया है ना, उनको इसकी स्मेल से प्यार होगा, लेकिन लिटरली इतनी प्यारी स्मेल, इन्होंने इतना अच्छा फ्रेगरेंस उसमें डाल रखा है ना कि अब मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे थोड़ा सा क्यूट फेस देना था, जैसा कि मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, इसीलिए मैंने नोज़ और चिन पे भी थोड़ा थोड़ा ब्लशर ऐड ऑन किया है, जो कि मैं हर सब पे नहीं करती हूँ, बट जिनको मुझे क्यूट लुक देना होता है उन पे करती हूँ। बाद में मैंने आईब्रोज़ के लिए यूज़ किया है PAC का आईब्रो फिलर इन द शेड चेस्टनट, एंड अच्छे से आईब्रो को ड्रॉ किया है। सबसे बड़ी डिमेरिट यहाँ पे मेरे लिए चैलेंजिंग ये था ना कि इनका दोनों आईब्रोज़ अलग था, ऊपर नीचे था, और अच्छे से सही बता रही हूँ तो अच्छे से नहीं शेप्ड था। और मुझे लग रहा है उस दिन हमने थोड़ा बहुत इनको शेप दिया भी था, बट स्टिल ऑन द स्पॉट करने वाली चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन इनका शेप शुरू से ही अच्छा नहीं था, ऊपर नीचे था इनके आईब्रोज़ का शेप, इसीलिए मुझे आईब्रो फिलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो पहले मैंने जेल आईब्रो फिलर से अच्छे से ड्रॉ कर लिया, ताकि क्योंकि लॉन्ग हमारा मेकअप चलाना था सुबह से लेके। इनका ये रेडी हुई थी 2 ढाई बजे के करीब में, और इनका गोद भराई हुआ था रात में साढ़े 8 के 9 बजे के करीब में। तो बहुत लंबा टाइम खींचना था इनके मेकअप को। तो हमें, वैसे मैं सारे ही मेकअप में डालती हूँ, डबल लॉकिंग करती हूँ हर चीज़ को। तो मैंने जेल आईब्रो फिलर से ड्रॉ करने के बाद मैंने PAC का ही पाउडर आईब्रो फिलर लिया था, ताकि मैं जेल को लॉक कर सकूं पाउडर से। और आप भी ऐसा करके देखना, आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा अगर आप किसी भी जेल चीज़ को या फिर लिक्विड को पाउडर से सेट करते चलोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हम लिक्विड काम कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर जेल का पाउडर का काम करना ही करना है, चाहे वो आईब्रो का हो, चाहे वो लाइनर हो, चाहे वो हमारा बेस हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, एनीथिंग अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो। और अब मैं स्पूली से अच्छे से इसको कॉम्ब करूँगी आईब्रोज़ को। जिस हद तक मेरे से बैलेंसिंग फिल हो पाया था मैंने किया था, बट मुझे ये चीज़ पता है कि अगर आईब्रोज़ शेप में होती तो हम और अच्छा आईब्रो फिल कर सकते थे। इसीलिए जो भी ब्राइड्स होती हैं मैं उनको पहले सजेस्ट करती हूँ कि भाई प्लीज़ ये सब चीज़ का ध्यान दो। बाद में मैंने डालबा का सीरम स्प्रे लिया है, और जो भी मैंने पाउडर का काम किया था उसको अच्छे से मेल्ट करने के लिए और वो ग्लो को दोबारा वापस लाने के लिए मैंने डालबा का सीरम स्प्रे किया है। ज़्यादा स्प्रे मत करना समर सीज़न में, वो थोड़ा सा टैकल आउट कर सकता है आपके मेकअप को। ठीक है, फैन से अच्छे से
ड्राई करने के बाद मैंने लिया है फेंटी ब्यूटी का बॉम हाइलाइटर। लाइक सीरियसली इतना सुंदर हाइलाइटर है, इतना सुंदर हाइलाइटर है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ख़ास करके मैं बताऊँ कि अगर आपको चाहिए कि आपकी ब्राइड दूर से ऐसे शाइन करे और मतलब एकदम ग्लास लाइक स्किन लगे, तो प्लीज़ 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 गो विद द फेंटी ब्यूटी बॉम हाइलाइटर। ये आपको ऐसा ग्लास लाइक फिनिश देगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये और ग्लासी फिनिश देगा आपको। एंड मेरा तो अभी आज के टाइम पे ये एक्सट्रीम फेवरेट हो चुका है। खास करके जो मिड इवनिंग वाली या फिर नाइट वाली ब्राइड्स होती हैं उनके लिए तो मेरा एक्सट्रीम फेवरेट है। दिन में तो थोड़ा मैं अवॉइड भी कर सकती हूँ, बट रात में तो बिल्कुल मैं रिस्क ही नहीं लूँगी इसको अवॉइड करने का। सो मुझे जहाँ पे हाई पॉइंट्स लगे फेस के, मैंने वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है फेंटी ब्यूटी। और अभी अभी से आप देख सकते हो कि चीक बोन पे कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, कितना सुंदर। जैसे जहाँ जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, वहाँ वहाँ एकदम ग्लास लाइक फिनिश देता है। मेरी ब्राइड खुद भी देख के खुश थी कि बहुत अच्छा ग्लासी फिनिश आ रहा है। एंड देन मैंने इसको मेल्ट किया है शार्लेट टिलबरी के सेटिंग स्प्रे से। शार्लेट टिलबरी का सेटिंग स्प्रे बहुत बढ़िया है, मतलब जो कॉस्ट है वो वर्थ इट है इसके लिए, नो डाउट वर्थ इट है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर से रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर टॉपअप किया था, वो भी मेरा एक्सट्रीम फेवरेट, एक्सट्रीम फेवरेट है। एंड लोअर लैश लाइन को मैंने सेम वही सॉफ्ट पिंक और ब्राउन मिक्स करके मैंने लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा ड्रॉ किया है सिर्फ। और वही सेम स्किन कलर और वाइट कलर को मिक्स करके पूरा अंडर आई को मैंने स्किन कलर का ही पूरा रखा है। उसको कलर मैंने बोला था पहले से भी कि मुझे कोई कलर पॉपअप नहीं करना है, ना ही वाइब्रेंट कलर्स डालने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने मस्कारा से रियल लैशेस को और जो हमारा फेक लैशेस है उनको मिक्स किया है, ताकि वो अलग से ना दिखें, एक ही में मिक्स दिखें और नेचुरल फिनिश आए बिल्कुल। और मेरी ब्राइड बहुत खुश थी। मैंने इनसे लास्ट में पूछा भी कि आपको कैसा लगा, एंड शी वाज लाइक कि मुझे बहुत सुंदर लगा मेकअप। एंड इसके बाद इनका सेकंड लुक भी था जिसके लिए मैं वेन्यू पे इनके गई थी। एंड वो रात में 10:30 से 11 बज गया था, मुझे आज भी याद है। और मुझे रिटर्निंग आते 12 साढ़े 12 हो गए थे। आधे घंटे मैंने कंप्लीट किया था। ये है मेरा जूम इन लुक और ये है मेरा जूम आउट लुक। आप जूम इन पे भी देख सकते हो मेकअप कैसा लग रहा है और जूम आउट पे भी कैसा लग रहा है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप सबको कैसा लगा फाइनल लुक आप ज़रूर बताना। एंड आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको और क्या सीखना है और क्या जानना है ये आप मुझे ज़रूर बताना। और ऐसी मेरी ब्राइड्स की वीडियो अब आती रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया था इस बीच में, बट अब डिले नहीं होगा फॉर श्योर। मैम कैसा लगा आपको अपना फाइनल लुक? बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, जैसा आपको चाहिए था वैसा है? बिल्कुल। मेकअप भी और हेयर स्टाइल भी सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।